नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था सियाटिका पेन के बारे में। हमने देखा था कि ये क्यों होता है, इसके क्या-क्या सिम्पटम्स हैं, क्या रीजन है और मेडिसिन से इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आमतौर पर जो कि 90 टू 95% केसेस में सियाटिका पेन कंट्रोल कर दिया जाता है, लेकिन इसकी सीवियरिटी को देखते हुए कई बार डिस्क हर्निएशन के चलते सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये हर्निएटेड डिस्क यानी डिस्क बल्गिंग क्या होती है और किस लेवल पर ये इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने देखा था कि सियाटिका पेन को कंट्रोल करने के लिए जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स होती हैं, मसल रिलैक्सेंट होता है और इसके अलावा एपिड्यूरल स्टेरॉयडल इंजेक्शन होते हैं। इनके बाद अगर दिक्कत बढ़ती है तब एमआरआई रिपोर्ट चेक करके डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि आपको सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं। सर्जरी की कंडीशन तभी आती है जब डिस्क बल्गिंग यानी कि डिस्क का हर्निएशन बहुत ही सीवियर लेवल पे हो जाता है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये डिस्क बल्गिंग या कि हर्निएटेड डिस्क की कंडीशन क्या होती है। डिस्क हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक कुशन की तरह काम करती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस लेयर की बनी होती है और जबकि सेंटर में एक सॉफ्ट जेल बॉल की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर। और ये डिस्क में ही अगर किसी भी तरह की कोई स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, तब ये डिस्क बाहर की तरफ आने लगती है और ये बाहर तक की तरफ आने की वजह से जो हमारी नर्व सप्लाई होती है वर्टिब्रल कॉलम से, उसको ये प्रेस करने लगती है दबाव के चलते, जिसके कारण जो है तो पेन रेडिएट होता है, नर्व पिंच होने लगती है और उसके कारण से पेन ये शुरू होता है। अगर ये हमारे सर्वाइकल एरिया यानी गर्दन के पास अगर ये पिंच होता है तब ये गर्दन दर्द होती है, शोल्डर दर्द होता है और यही अगर आपका लंबर और सेक्रल एरिया में आए, कमर के पास अगर पिंच होता है ये, तब यहाँ पर कमर दर्द और जो कि लेग पेन तक जाता है जिसे हम सिएटिका पेन कहते हैं। डिस्क का स्ट्रक्चर भी ठीक वैसे ही होता है जैसे कि हम किसी प्याज को काटते हैं, आउटर लेयर होती है उसको एनुलर फाइब्रोसस कहते हैं और जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। तो इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू लाइक ओनियन। और अब इसी की कंडीशन होती है डिस्क के हर्निएशन की, उसी पर हम एक एक करके देखते हैं। तो पहली कंडीशन होती है उसको बोलते हैं एनुलर टीयर। एनुलर टीयर की जो कंडीशन होती है वो नॉर्मली 60 टू 70% के एमआरआई रिपोर्ट्स में ऑब्जर्व की जाती है। हमारी डिस्क का जो आउटर पार्ट यानी कि एनुलर फाइब्रोसिस जो होता है उसमें डिजनरेशन के चलते कई बार उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और ये क्रैक्स आने की वजह से जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस वाला जो पार्ट होता है वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करने लगता है। अगर ये क्रैक सेंटर में होता है तो कई बार कमर दर्द का अनुभव नहीं होता है, हो सकता है हल्का फुल्का होता हो। लेकिन अगर ये क्रैक आउटर लेयर के 1/3 पोर्शन को कवर करता है, क्योंकि इससे एसोसिएटेड जो नर्व सप्लाई होती है वो पिंच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उस कंडीशन में कमर दर्द की शुरुआत होती है। डिस्क हर्निएशन की जो सेकंड स्टेज होती है उसको बोलते हैं डिस्क बल्गिंग या प्रोट्रूशन। क्या होता है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस जो कि बीच का पार्ट सॉफ्ट जेल वाला जो पार्ट होता है वो एनुलर फाइब्रोसिस के क्रैक होने की वजह से ये बाहर जाने की कोशिश करता है। कई बार हल्का सा बाहर निकलता है, कई बार बहुत ज्यादा बाहर निकलता है और जो एनुअल रिंग है वो उसको रोक के रखती है। लेकिन कुछ हद तक ये बाहर जो आ जाता है उस कारण से ये क्या करती है, जो नर्व सप्लाई होती है उसको अफेक्ट करती है, उसमें प्रेशर डालती है और इसके कारण से ये पेन शुरू होता है। एनुलर टीयर और डिस्क बल्गिंग दोनों ही कंडीशन कंप्लीटली ट्रीटेबल हैं, यानी कि इनको दवाइयों के द्वारा, प्रिकॉशन के द्वारा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वजन कम करके और थोड़ा सा रिहेबिलिटाइजेशन में आके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करके ही उनको रूटीन में लाके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसमें किसी भी तरह की इन लेवल पे सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोट्रूशन के केस में क्या होता है कि जो डिस्क बल्गिंग है वो बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन उसको एनुलर फाइब्रोसिस रोक के रखता है, काफी हद तक ही बाहर आ जाती है। लेकिन जब ये एनुलर फाइब्रोसिस ब्रेक हो जाती है और ये जो डिस्क है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, पूरी तरह से बाहर आ जाता है, उस कंडीशन में बहुत ज्यादा इसमें प्रेशर नर्व में पड़ने लगता है और जिसके कारण बहुत ज्यादा पेन भी शुरू हो जाता है। आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, उठने फिरने में प्रॉब्लम होगी, इवन रेस्ट करने पर भी दर्द होगा और बहुत ही असहनीय दर्द होता है। बटक से स्टार्ट होता है
पैर को हिलाना डुलाना तक मुश्किल हो जाता है, इतना दर्द होता है। तो ये पूरा आपका डेली रूटीन वर्क भी अफेक्ट करता है और इस कंडीशन में आपके रिकवर होने के चांसेस भी 50-50% होते हैं। तो जो एक्सट्रूशन के जो केसेस होते हैं वो करीब 30 to 40% एमआरआई रिपोर्ट्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं और इस तरह के जो केस होते हैं एक्सट्रूशन वाले, उसमें पेशेंट को दर्द बहुत तेज होता ही है, साथ में नंबनेस यानी कि सुन्नपन, झंझनाहट, बर्निंग और शूटिंग पेन जैसा भी फील होता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। तो जो एक्सट्रूशन की जो स्टेज होती है, इसमें न्यूक्लियस पल्पोसस के रिकवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें डिस्क बल्गिंग काफी ज्यादा लेवल तक आ चुकी होती है। इसमें पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में देखते हैं। कई बार राहत मिल जाती है तो कई बार ये सेल्फ एब्जॉर्ब हो जाती है और काफी हद तक इसमें नर्व कंप्रेशन कम होने के, प्रेशर कम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ये पूरी तरह से ठीक हो, कई बार सर्जरी की आवश्यकता पड़ने लगती है एक्सट्रूशन के केसेस में भी। और कई बार अगर प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं की गई, सही इलाज नहीं किया गया और प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज या प्रिकॉशन नहीं रखी गई, वजन उठा लिया, काफी लापरवाहियां अगर चलती गई तो ये केस बिगड़ सकता है। अब इसके बाद जो अगली स्टेज आती है उसको बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। अगर ये डिस्क पूरी तरह से जब बाहर आ जाती है, जो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, तो ये पूरी तरह से बाहर आने के बाद इसके फ्रेगमेंट्स यानी कि टुकड़े भी हो जाते हैं कई बार और ये इधर उधर फैल जाते हैं, जो हमारी कैनाल होती है स्पाइनल, और उसमें ये नर्व को पिंच करने लगते हैं। ये लगभग 10% केसेस में एमआरआई में ऑब्जर्व होता है और इस केसेस में क्या होता है कि कोई रास्ता नहीं बचता है और फिर इन टुकड़ों को, जो फ्रेगमेंट्स है, उनको सर्जरी के द्वारा ही कट किया जाता है, या फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं एनुअल फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस का हो या फिर इंटरनल पार्ट हो, उनको डॉक्टर एमआरआई के द्वारा देखकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जहां पर जितना पार्ट कट करने की आवश्यकता होती है वो कट करते हैं, जिसे डिसेक्टोमी कहा जाता है। तो ये स्टेज सबसे वर्स्ट स्टेज होती है। इसमें पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, दर्द भी बहुत असहनीय होता है और कोई रास्ता नहीं बचता। इसमें ऑप्शन केवल सर्जरी ही होता है। तो ये सारी स्टेजेस होती हैं आपके डिस्क हर्निएशन की और इसमें जो प्रोसेस जो की जाती है उसमें डिसेक्टोमी से कहते हैं। डिसेक्टोमी एक तरह से देखा जाए इसमें काफी मिथ हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ये डिसेक्टोमी से हमेशा के लिए आप कमजोर हो जाएंगे या रीढ़ की हड्डी आपकी टूट जाएगी या फिर चल फिर नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी स्पोर्ट्स इंजरी के दौरान भी बहुत से सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जिनको ये सर्जरी करानी पड़ती है। कुछ सावधानियां कुछ समय के लिए रखनी पड़ती है और ये पूरी तरह से आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में आप वापस आ सकते हैं। तो हमेशा इस ट्रीटमेंट का एक ये ऑप्शन ही होता है, ये कराना बहुत आवश्यक होता है, तब कराना ही पड़ता है। इसमें किसी भी तरह का ये मिथ नहीं होता है कि इससे कोई प्रॉब्लम आएगी। बहुत से लोग हैं जो सर्जरी कराने के बाद पूरी तरह से फिट हैं और पूरी तरह से एक्टिव हैं। तो ये थी सारी जानकारी सर्जिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, डिस्क हर्निएशन से रिलेटेड। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।